नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। हमारे देश में गौ माता यानी गाय न केवल आस्था का प्रतीक है, बल्कि ये किसान, गांव और राष्ट्र के कल्याण का आधार भी है। यही कारण है कि जहां एक तरफ योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में गोवंश की हत्या पर रोक लगाते हुए कड़ी कार्रवाई की है, वहीं इसके माध्यम से अर्थव्यवस्था को भी बढ़ाने का प्रयास उत्तर प्रदेश में किया गया है। योगी आदित्यनाथ सरकार के प्रयासों से उत्तर प्रदेश में गोवंश को अर्थव्यवस्था की मुख्य धारा से जोड़ा गया है, जिसके कारण गोबर और गोमूत्र के व्यवसाय से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई रफ्तार मिली है। प्रदेश में गो आश्रय स्थलों में महिला समूहों की भागीदारी से नारी शक्ति भी सशक्त हो रही है। सरकार के प्रयासों से युवाओं के लिए पशुपालन और डेयरी सेक्टर में नए अवसरों के द्वार खुल रहे हैं। तो सरकार भी स्वदेशी गौ संवर्धन, नस्ल सुधार और कृत्रिम गर्भाधान पर विशेष फोकस कर रही है। इसके अलावा टीकाकरण और मोबाइल वेटनरी यूनिट से पशु स्वास्थ्य सेवाओं में व्यापक सुधार दिखाई देने लगा है। योगी सरकार में प्रदेश में चारा उत्पादन में बढ़ोतरी हुई है, साथ ही पशुपालन का बुनियादी ढांचा भी अधिक सशक्त हुआ है। और आइए अब आपको ग्राफिक्स के माध्यम से समझाते हैं कि आखिर गोवंश का अर्थव्यवस्था पर कितना असर हुआ है। उत्तर प्रदेश में करीब 1,90,00,000 गोवंश हैं। 11.84 लाख निराश्रित गोवंश इसमें शामिल हैं। वर्ष 2017 में ये संख्या 12 लाख से अधिक थी। जनवरी 2019 में पहली बार योगी सरकार में निराश्रित गोवंश संरक्षण नीति लागू की गई। 2017 से पहले 100 गो आश्रय स्थल थे, जो वर्तमान में बढ़कर 7,717 हो चुके हैं। गो आश्रय स्थलों में 12.52 लाख गोवंश संरक्षित हैं। गोवंश के भरण पोषण के लिए सरकार 750 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। प्रत्येक वृहद गो संरक्षण केंद्र के निर्माण पर 1,60,00,000 रुपए का निवेश किया गया है। उत्तर प्रदेश में प्रतिदिन 5,500 टन गोबर का उत्पादन हो रहा है। 390 लाख मीट्रिक टन दूध का उत्पादन प्रदेश में हो रहा है। यूपी की अर्थव्यवस्था में पशुपालन क्षेत्र की हिस्सेदारी 1.67 लाख करोड़ रुपए है। बीते 8 वर्षों में 2,202 पशु चिकित्सालयों के अतिरिक्त 39 नए चिकित्सालय और 2,575 पशु सेवा केंद्र स्थापित किए गए। वर्ष 2024-25 में 520 मोबाइल वेटनरी यूनिट्स ने 15.93 लाख पशुपालकों के 32.34 लाख पशुओं को चिकित्सा सुविधा दी। लंपी स्किन डिजीज पर नियंत्रण के लिए भी 1.52 करोड़ टीकाकरण किए गए। योगी सरकार द्वारा लगातार अवैध धर्मांतरण के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान की कड़ी में एक और सफलता मिली है। यूपी एटीएस ने अवैध रूप से धर्म परिवर्तन कराने वाले गिरोह के मास्टरमाइंड और 50,000 रुपए के इनामी जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा को गिरफ्तार किया। एटीएस ने इसके साथ नीतू उर्फ नसरीन को भी अरेस्ट किया है। 2 सदस्यों को पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश ने बताया कि बलरामपुर में पीर साहब, नसरीन, जमालुद्दीन, महबूब आदि नाम से कई संदिग्ध व्यक्तियों के रहने, विदेशी फंडिंग से 1 साल के अंदर करोड़ों रुपए की संपत्ति, शोरूम, बंगला और लग्जरी गाड़ी खरीदने की जानकारी मिली। एटीएस को जांच का जिम्मा दिया गया, फिर सुनियोजित तरीके से इनके ऊपर कार्रवाई की गई। जांच में यह भी सामने आया कि ये लोग युवतियों को प्रेम जाल में फंसाकर धर्म परिवर्तन कराते थे। गिरोह के सदस्यों ने लगभग 40 बार इस्लामिक देशों की यात्रा भी की थी। ये जांच से पता चला है।
बहुत बड़ा मक्कार आदमी है। बहुत पहले ये अंगूठी बेचता था, फकीरी करता था, बाद में ये प्रधान हुआ 2 बार। प्रधान हुआ उसके बाद तमाम भ्रष्टाचार करके अपना मकान बनाया, वहाँ से ये प्रसिद्ध हुआ। तब से ये झाड़-फूँक, दुआ-भूत करता है और बहुत बड़ा बाबा बन गया है। ये तो यहाँ तक ये भी था कि इसके पास विदेशी फंडिंग आता है, आप धर्म परिवर्तन की बात कर रहे हैं। ये तमाम अनैतिक कार्यों में जो है संलिप्त है और मैं चाहता हूँ कि इस पर विभागीय उच्च अधिकारियों जो द्वारा जाँच किया जाए। एक बहुत बड़ा मामला प्रकाश में आएगा। नहीं, इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते, लेकिन अगर ये अपराधी है नहीं तो फरार क्यों है? मैं ये चाहूँगा कि प्रशासन इस पर गंभीरता से जाँच करे और उचित कार्रवाई करे। मुझे तो ये भी शक है कि इसके साथ पास विदेशी फंडिंग भी होता है। वहीं मुहर्रम का त्यौहार धूमधाम के साथ मनाया गया। दरअसल इस्लाम धर्म में सच्चाई और ईमान की खातिर करबला में अपना सर कटाने वाले हजरत इमाम हुसैन को समूची दुनिया में अपने अपने तरीके से याद किया जाता है। लेकिन उत्तर प्रदेश के महोबा ज़िले में मुहर्रम की 9वीं तारीख को इमाम हुसैन की याद में आग के अंगारों से फूलों की तरह लाओ खेल इस्लाम के मानने वाले अकीदतमंदों ने आपसी मोहब्बत और सब्र का पैगाम दिया है। इस्लाम धर्म के पैगंबर मोहम्मद साहब के नवासे इमाम हसन और हजरत इमाम हुसैन ने सच्चाई और अपने नाना हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा से बचपन में किए गए वादे और उम्मत के लिए अपनी जान की परवाह नहीं की और हजरत इमाम हुसैन मुहर्रम की 10वीं तारीख को करबला के मैदान में शहीद हो गए। उनकी इस शहादत को इस्लाम के लोग ही नहीं बल्कि सभी धर्मों के लोग याद करते हैं। माना जाता है कि हज़रत इमाम हुसैन दुलदुल नाम के घोड़े पर सवार होकर करबला के मैदान में यजीदी फ़ौज से अपनी उम्मत और सच्चाई के लिए जंग करने गए थे और नमाज के वक्त सजदे में सर कटाकर अपने आप को दीन इस्लाम की खातिर कुर्बान कर दिया था। यहाँ पर मुहर्रम की 9 तारीख आज मनाई जा रही है। यहाँ पर 7 अलाव हैं और 41 ताजिए, जिसमें 9 तारीख को सापाड़ी का ताजिया सापाड़ी के गांव में ही रहता है और बजरिया के ताजिए बजरिया में ही रहते हैं। इसके बाद सभी ताजिए अलाव खत्म होने के बाद उठकर सारे ताजिए ऊदल चौक पर इकट्ठा होते हैं। लगभग 140 से ज़्यादा ताजिया जुलूस निकलेंगे और लगभग 900 कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल, 125 सब इंस्पेक्टर्स, 16 इंस्पेक्टर्स की ड्यूटी लगाई गई है। तीनों सर्किल ऑफिसर ड्यूटीरत रहेंगे, एडिशनल एसपी और मैं खुद, हम सभी लोग मौजूद रहेंगे। खबर अमरोहा से है, जहां धनोरा थाना क्षेत्र के गांव चुचेला कला में मुहर्रम का पर्व धार्मिक श्रद्धा और पारंपरिक उत्साह के साथ मनाया गया। मेहंदी का ताजिया निकाला गया, जिसके बाद दिन भर पगड़ी रस्म और अखाड़ों का आयोजन हुआ। युवाओं ने एक से बढ़कर एक करतब दिखाए। वहीं शहर भर में लोगों के लिए लंगर और ठंडे पानी की शरबत की सबीलें लगाई गईं। मेहंदी का जुलूस इमामबाड़ा से शुरू होकर पूरे गांव में निकाला गया और वापस इमामबाड़ा पहुंचा, जहां फातिहा के साथ इसका समापन हुआ। देर रात तक चले इस जुलूस में आलम शामिल हुए, जिनके आलमदारों की पगड़ी बांधकर हौसला अफजाई की गई। मुहर्रम की 10वीं तारीख को ताजियों का जुलूस निकाला गया, जिन्हें बाद में करबला में सुपुर्दे खाक किया जाएगा। समाज के लोगों ने हजरत इमाम हुसैन की याद में मातम किया। ललितपुर में शासन की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत पीड़ित को त्वरित न्याय और सुगम निस्तारण की प्राथमिकता पर सभी तहसीलों में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन हुआ। जिलाधिकारी अक्षय त्रिपाठी और पुलिस अधीक्षक मोहम्मद मुश्ताक ने जनपद की तहसील मड़ावरा पहुंचकर जनसुनवाई की और फरियादियों को भरोसा दिलाते हुए समस्याओं का मौके पर निस्तारण किया। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देशित भी किया। अधिकारी पूरी गंभीरता के साथ शिकायतकर्ता की संतुष्टि के आधार पर निस्तारण कराना सुनिश्चित करे, ऐसा उन्होंने कहा।
मुख्यतः मुझे समस्याएं मिली वो राशन कार्ड से संबंधित थी। उसके संबंध में मेरे द्वारा डीएसओ से बात की गई है। उसे यह निर्देशित किया गया है कि यहाँ के सप्लाई कार्यालय का वो कल इंस्पेक्शन करें और जितनी भी मांग जनता के द्वारा अंत्योदय कार्ड की या पात्र व्यक्ति के कार्ड की गई है उसका वो निराकरण करें और उसकी पूरी सूचना ये सोमवार तक हमें बना करके देंगे। जितने भी आवेदन प्राप्त हुए हैं उनका हम तो यूनिट जितनी उपलब्ध होंगी उसके हिसाब से निस्तारण करेंगे और नहीं तो हम आवेदक को ये अवगत करा देंगे कि उनकी यूनिट कब तक जुड़े। इसके अतिरिक्त 2-3 शिकायतें जो वो ज़मीन पे कब्जे के संबंध में थी उसके संबंध में भी तत्परतापूर्वक कार्रवाई करते हुए टीमें रवाना की गई हैं। यूपी के हमीरपुर ज़िले के सरीला तहसील में कानूनगो का एक वीडियो जमकर वायरल हुआ है, जिसमें एक किसान से पैमाइश के नाम पर कानूनगो ने 20,000 रुपये की मांग की, जिस पर किसान ने मजबूरी में उसे 5,000 रुपये की पहली किश्त दे दी और शेष रुपए बाद में देने की बात कही। किसान द्वारा कानूनगो को दिए गए 5,000 रुपये का वीडियो इंटरनेट में वायरल हो गया। वीडियो वायरल होने के बाद खलबली मची। प्रशासन गंभीर होते हुए रिश्वत लेने वाले कानूनगो को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। मामले की जांच शुरू कर दी गई। उत्तर प्रदेश के महोबा ज़िले में मानसून की पहली तेज़ बारिश में जहां एक तरफ जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, तो वहीं दूसरी तरफ बारिश ने बाइक सवारों के लिए एक नई मुसीबत खड़ी कर दी है। पेट्रोल पंप पर पेट्रोल की जगह पानी की बिक्री करने का आरोप लगा है। पेट्रोल पंप में पेट्रोल डलवाने के बाद कई बाइकें रास्ते में ख़राब हो गई। पेट्रोल टैंक में पेट्रोल की जगह पानी भर देने की शिकायत करने पहुंचे बाइक सवारों को संचालक द्वारा पेट्रोल के पैसे वापस कर मामले पर पर्दा डालने का प्रयास किया गया। दरअसल शहर में बीती शाम हुई मानसून की अब तक की सबसे तेज़ बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त किया। बारिश बंद होने के बाद अपने गंतव्य को जाने के लिए बाइक सवार बाइक में पेट्रोल कम होने पर पेट्रोल भरवाने निकले। कुछ दूरी तक बाइक चली और अचानक से बंद होने लगी। तकरीबन 2 दर्जन से ज़्यादा बाइकें पेट्रोल भरवाने के बाद अचानक बंद हो गई। बाइक सवारों द्वारा पेट्रोल पंप में पेट्रोल की जगह टैंक में पानी भरने का आरोप लगाया गया। इतना ही नहीं, पीड़ित बाइक सवारों ने पेट्रोल पंप में तैनात कर्मचारियों पर शिकायत करने पर अभद्रता और धक्का-मुक्की करने का भी आरोप लगाया। पेट्रोल पंप की निष्पक्ष जांच करवाने की मांग की गई। हम दुकान में काम करते हैं शुक्ला मार्केट में और उन मालिक गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई, धक्का लगा के वहाँ से ले गया, झड़का के गाड़ी। तेल भराने गए पंप में 100 रुपये दिए, मैंने तेल भराया, उनने तेल भर दिया, फिर भी स्टार्ट नहीं हुई। फिर मिस्त्री के यहाँ लेके आए बबलू के यहाँ में, तो भी स्टार्ट नहीं हुई। फिर उन्होंने देखा तो पूरी गाड़ी पानी पानी नहीं कर रहा, अभी पानी फैले डरा हुई मट्टी की तरह सफेद सफेद। आज ये बात है कि रोज तो गाड़ियाँ आती थी 5-10 और आज क्या है पेट्रोल पंप में निकला है पानी। तो पानी की वजह से आज कम से कम 20-25 गाड़ियों में पानी ही पानी मिला है, टंकियों में डला हुआ। पेट्रोल तो ना के बराबर मिला ही नहीं उनमें पेट्रोल। पानी आ रहा है पेट्रोल में और दिक्कत क्या है? और परेशानी, टाइम की बर्बादी और कुछ नहीं है। उसी में कह रहे हैं पेट्रोल जो डलवाए उसी के पैसे मिलेंगे और नहीं मिलेंगे कोई। चंदौली ज़िले के धानापुर कस्बे से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है, जहां एक नवविवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। महज 4 महीने पहले ब्याही गई 22 वर्षीय ज्योति सिंह का शव शनिवार शाम उनके ससुराल के कमरे में पलंग पर पड़ा मिला। ज्योति की शादी इसी साल मार्च महीने में हुई थी। बिहार के कैमूर ज़िले के कुर्रा गांव निवासी कामेश्वर सिंह की बेटी ज्योति की शादी धानापुर निवासी सुशांत सिंह उर्फ अमन से हुई थी। उनके पिता का कहना है कि उनकी बेटी को दहेज के लिए लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था। उसके शरीर पर चोट के निशान हैं। यह आत्महत्या नहीं, हत्या है। मृतका के पिता ने थाने में तहरीर देकर दहेज प्रताड़ना और हत्या का आरोप लगाया है। वहीं पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची।
शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। फिलहाल पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतज़ार कर रही है, जो मौत की असली वजह से पर्दा उठा सकती है। परिजन न्याय की गुहार लगा रहे हैं और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। इस समय मौजूद हैं हम जिला अस्पताल चंदौली। बता दें कि बिहार की एक बिटिया के माता पिता ने बड़े धूमधाम से साजो सज्जा के साथ अपनी बिटिया की विदाई शादी के साथ की थी चंदौली जनपद के थानापुर थाना क्षेत्र अंतर्गत एक गांव में। ये शादी 3 मार्च को हुई थी। मात्र चंद महीने बाद ही बिटिया की दुखद खबर आई। बिटिया अब इस दुनिया में नहीं रही। माता पिता अवाक। मौके पे पहुँचे तो वहाँ बिटिया की स्थिति ये थी कि कहीं न कहीं से उसे प्रताड़ना दी गई। हालांकि मौके पे पहुँचे परिजनों का ये भी आरोप रहा कि बिटिया को मारा पीटा गया, उसके बाद फांसी के फंदे पे लटकाया गया। क्या कुछ मामला है और क्या कुछ एक कार्रवाई चाहते हैं? ये हमारे साथ उनके गार्जियन, उनके पिताजी मौजूद हैं। क्या कुछ ऐसा कारण रहा? आपने काफ़ी शादी धूमधाम से की थी, जहां तक लोगों का कहना रहा। क्या कारण आया सामने? दहेज के लिए। क्या कुछ रहा? ये मामला खुल के पूरा हुआ। ये लोग पैसे के लिए मांग कर रहे थे, 15 लाख रुपये पैसे। शादी आप कब किए? 2 मार्च को शादी की, 3 को विदाई की। धानापुर में संतोष सिंह के बेटा हैं अमन सिंह, सुशांत सिंह, उनसे शादी हुई। वो बार बार इसको 1 आध महीने बाद प्रताड़ना शुरू की। तो 1-2 बार ये बोली, उस पर आदमी ध्यान नहीं देता, चलो शादी हो गया है कोई बात। लेकिन अचानक ये अमन बाबू अभी टाटा से आए पढ़ाई करते 8-7 दिन पहले, और उसके बाद ये घटना हुआ। हम लोग कुछ करके आए हैं, दोनों आदमी ठीक से रहेंगे, लेकिन आने के बाद स्थिति ये मालूम हुआ और अचानक दूसरे व्यक्ति से मालूम हुआ कि ऐसा घटना यहाँ पर हो गया। फिर हम मालूम किए तो नहीं, सच्चाई बात है। फिर 5:30 पौने 6 बजे हम वहाँ पहुँचे। भीड़ बनी हुई थी, दरवाजे पर लोग खड़े, अंदर जाने के लिए भी जगह नहीं दिया। चंदौली प्रशासन से उचित कार्रवाई की मांग भी कर रहे हैं। अब देखना ये होगा कि क्या इस कलयुग में सीता को न्याय मिलता है। कैमरामैन निखिल के साथ ओपी श्रीवास्तव, APN न्यूज़। कहते हैं कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, लेकिन क्या वो परलोक तक भी पहुंच सकते हैं? ऐसी ही मिसाल देखने को मिल रही है रामपुर में, जहां पटवाई थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक FIR में 16 वर्ष पूर्व स्वर्गवास हो चुके एक दादाजी के नाम रिपोर्ट दर्ज कर दी। दरअसल मामला ज़मीनी विवाद का था, जिससे 2 पक्षों के बीच मुकदमाबाजी चल रहा था। इसी बीच एक पक्ष के लगाए हुए पेड़ दूसरे पक्ष ने काट दिए। पेड़ काटे जाने पर पहले पक्ष ने पुलिस पर FIR करवाई, तो दूसरा पक्ष भी पुलिस की शरण में पहुंच गया और उसने जो FIR कराई उसमें पहले पक्ष के दादाजी को भी आरोपी बना डाला, जिनका 16 वर्ष पूर्व देहांत हो चुका है। यूँ तो FIR करवाने के लिए थाने के चक्कर काटने पड़ते हैं, अधिकारियों से गुहार लगानी पड़ती है, लेकिन कभी कभी पुलिस इतनी मेहरबान हो जाती है कि वो एक पक्ष के रपट लिखने पर दूसरे पक्ष के खिलाफ आंख बंद कर कुछ भी रिपोर्ट दर्ज कर देती है। यही मिसाल देखने को मिली रामपुर में, जहां पटवाई थाना क्षेत्र में 2 पक्षों के बीच ज़मीनी विवाद में ये वाकया सामने आया। अलीगढ़ के थाना टप्पल क्षेत्र के जद्दारी कस्बे में मुहर्रम के मौके पर सड़क किनारे बनी वर्षों पुरानी दरगाह के अंदर घुसकर मज़ार को क्षतिग्रस्त करते हुए दीवार और रेलिंग को तोड़ते हुए अज्ञात अराजक तत्वों द्वारा तोड़फोड़ की गई। अराजक तत्व मज़ार के अंदर घुसकर तोड़फोड़ किए इस सनसनीखेज वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल पैदा हो गया है। हालांकि इस बारे में पुलिस को सूचना दे दी गई है।
मुजफ्फरनगर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय कुमार वर्मा और पुलिस अधीक्षक ग्रामीण आदित्य बंसल के नेतृत्व में तमंचा फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ। 5 बंदूक सहित 20 तमंचे और असलहा बनाने के उपकरण भी बरामद किए गए। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय कुमार वर्मा ने प्रेस वार्ता कर इस पूरे मामले का खुलासा किया। पीलीभीत में बीती रात एक सड़क हादसे में एक गाड़ी बुरी तरह खत्म हो गई। दुर्घटना में एक महिला की भी मौके पर मौत हो गई, जबकि 2 लोग घायल हैं। दुर्घटना में जिस महिला की मौत हुई है उसको पूरणपुर चावल उद्योग जसवंती राइस मिल के मालिक की बहू बताया जा रहा है। महिला की थाना गजरौला कला क्षेत्र में पीलीभीत नेशनल हाईवे 730 पर पेट्रोल पंप के पास भीषण सड़क हादसे में मौत हुई। बच्चा और पति घायल है। बदायूं के उस हौत में ट्रैक्टर ट्रॉली और लैंटर डालने वाली मशीन मजदूर लेकर लौट रहे थे कि थाना अलापुर क्षेत्र के उरेलिया गांव में पुलिया के निकट ट्रैक्टर ट्रॉली और मशीन पलटकर खाई में गिर गई, जिसमें 30 वर्षीय गंगा सिंह की मौत हो गई, जबकि 22 वर्षीय मजदूर हरेंद्र घायल हो गए। गंगा सिंह के शव को जिला अस्पताल में मोर्चरी में रखवा दिया गया है। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच कर रही है। मैनपुरी में एक ही परिवार में 10 साल में 7 लोगों को सुसाइड करने का मामला सामने आया है। इसी परिवार के 18 साल के युवक जितेंद्र ने पेड़ से लटक कर जान दे दी। वो जामुन खाने की बात कहकर घर से बहन का दुपट्टा लेकर निकला था। शाम तक वापस नहीं आया। पिता ने उसकी तलाश शुरू की। उसके बाद उसका शव बहन के दुपट्टे के सहारे लटका मिला। पिछले 5 महीने में परिवार में सुसाइड का चौथा मामला है। 21 दिन पहले युवक के चाचा ने जहर खाकर सुसाइड किया। पुलिस ने डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। यह घटना बेवर थाना क्षेत्र के गांव सकत बेवर की है। और आखिर एक ही परिवार के लोग क्यों सुसाइड कर रहे हैं, इस बारे में भी जानने की कोशिश की गई। जितेंद्र की मौत से ठीक 21 दिन पहले उसके चाचा बलवंत ने फंदे पर लटककर आत्महत्या की थी। जितेंद्र की सगी बहन सौम्या ने 4 महीने पहले घर में ही फंदे से लटककर आत्महत्या की थी। जितेंद्र के चचेरे बाबा शेर सिंह ने भी 4.5 महीना पहले फांसी लगाकर जान दी थी। 5 साल पहले 2020 में चाचा मनीष ने फांसी लगाकर जान दी थी। 8 साल पहले 2017 में जितेंद्र के दूसरे चाचा पिंटू ने आग लगाकर खुदकुशी की थी। 10 साल पहले वर्ष 2015 में जितेंद्र के चाचा संजू ने जहर खाकर जान दे दी थी। तो आखिर 10 सालों में एक ही परिवार के 7 लोगों ने सुसाइड कर लिया। यूपी के हमीरपुर जिले के राट कोतवाली क्षेत्र के चिल्ली गांव में खेत में बने नलकूप की कोठरी में दिन दहाड़े मूक बधिर वृद्ध किसान का शव बरामद किया गया। फावड़ा मांगने गए पड़ोसी ने खून से लथपथ शव देखा तो परिजनों को सूचना दी। कार्रवाई न होने पर बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर जाम लगा दिया गया। घंटों बाद कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस के बलपूर्वक जाम खुलवाया गया। आखिरकार 1.5 घंटे बाद यातायात सामान्य हो सका। कोठरी की कुंडी बाहर से बंद कर दी गई थी, इसीलिए लोगों ने उच्च स्तरीय जांच कराए जाने की भी मांग की, लेकिन कार्रवाई न हुई। उस पर बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर जाम लगा दिया गया। नलकूप की कोठरी में दिन दहाड़े मूक बधिर वृद्ध किसान की अज्ञात ने फावड़े से काटकर हत्या कर दी।
और इस बुलेटिन में भी बस इतना ही। नमस्कार।